नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको खबर बताते हैं संभल की। संभल में कुएं और कुएं की मिली हुई मूर्तियां जिनकी आज कार्बन डेटिंग हो सकती है। संभल में 2 कुएं खुदाई के दौरान निकले हैं और उन कुओं के अंदर से लगातार मूर्तियां निकल रही हैं। देखिए, कार्बन डेटिंग आज हो सकती है। जो जानकारी मिल रही है, एएसआई की टीम आज मौके पर पहुंचकर कार्बन डेटिंग कर सकती है। कार्बन डेटिंग के लिए डीएम की तरफ से एएसआई को पक्ष लिखा गया है, लिहाजा टीम सुबह 9 बजे के बाद शिव मंदिर पहुंच सकती है। यहाँ आपको बता देते हैं कि खगूसराय इलाके में कुआं और फिर उसके अंदर से 3 मूर्तियां निकली थी। कल भी एक कुआं मिला था और उससे पहले भी एक कुआं मिला था जिसमें 3 मूर्तियां निकली हैं। ये तीनों मूर्तियां आप देख सकते हैं जो कुएं की खुदाई के दौरान निकली है। प्राचीन बताई जा रही हैं ये खुदाई के दौरान निकली हुई मूर्तियां। उधर दंगों का डर क्या होता है, ये उस रस्तोगी परिवार के लोगों की बात सुनकर आपको पता चलेगा जो 1978 के दंगों के बाद संभल छोड़कर वहां से चले गए थे। वो लोग अपना घर और संपत्ति ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। दुकान दंगे की भेंट चढ़ गई थी, लिहाजा रस्तोगी परिवार ने संभल छोड़ने में अपने परिवार की भलाई समझी और मुरादाबाद शिफ्ट हो गए। जब प्रशासन ने उस रस्तोगी परिवार के शिव मंदिर को 46 साल के बाद खुलवाया तो मुरादाबाद में रह रहा रस्तोगी परिवार खुद को संभल आने से नहीं रोक सका। अनिल रस्तोगी और उनकी पत्नी संभल पहुंचे हैं। देख रहे हैं आप उनकी तस्वीरें। अपने मंदिर में पूजा पाठ इन्होंने किया है। संभल के खग्गूसराय इलाके में जहां पर मंदिर है वहीं पर अब 1978 के कई ऐसे लोग हैं जो दंगे की चपेट के बाद यहां से मजबूर हुए थे पलायन के लिए और अब वो वापस इस मंदिर में पहुंचे। आप बताइए, क्योंकि 1978 से पहले यहां पर आप रहते थे? हाँ, रहते थे हम। हाँ। मेरे बच्चे पैदा हुए यही पे चारों। तो की जो लड़ाई हुई फिर हमारे सास ससुर का दिल हिल गया कि हम तो मर जाएंगे, हम मेरा बच्चा कैसे रहेगा, ये हम कैसे रहेंगे। तो हमने फिर यहाँ से सोच लिया चलो भैया, सबसे पहले हम गए हैं। इस मोहल्ले से सबसे पहला रिकॉर्ड हमारा है। अंकल, आप लोगों ने ये फोटो, ये कौन सी फोटो है? ये उसकी फोटो है, नखासे की दुकान की जो जली थी उसकी फोटो है। दंगे में जली थी? दंगे में सन 78 के 1978 के दंगे में। कैसे? 29 मार्च। अच्छा। हाँ। आप लोग क्या कर रहे थे जिस वक्त शुरू हुआ था? जिस बार दंगा शुरू हुआ था तो मैं दुकान पे बैठा था पिताजी के संग। इसी दुकान पे मेरे पिताजी का नाम है रामचरण दास रस्तोगी। पता ये चली कि वहाँ से 2-4 जने भाग के आए कि थाने पे भग्गी पड़ रही है। मैं दुकान से उठा, मैंने दुकान का ताला लगाया और जो कुछ वैसे थे फालतू नोट वो जेब में रखे और जल्दी से मैं घर आ गया। लेकिन दोपहर को 2-2:30 बजे ये पता चली कि तुम्हारी दुकान जल रही है। तो वहाँ से भाग के आ गया था तो फिर यहाँ रहे। हाँ, लेकिन डर लगता रहा। रात को जागते थे, दिन में सोते थे। पीएससी धर्मशाला में आ गई थी, उससे ज़रा थोड़ी सी हमें सहूलियत में तसल्ली हो गई थी। लेकिन 79 में हम यहाँ से छोड़ के ठेर पर चले गए। तो संभल में शिव मंदिर के कपाट खुलने के 4 दिन के बाद भी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई मथुरा से शिव दर्शन के लिए आ रहा है तो कोई बदायूं से हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। खास बात यह है कि संभल के जिस खगूसराय मोहल्ले में ये शिव मंदिर है, वहां मंदिर के आसपास एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता है। फिर भी देखिए, मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं को आने से रोका नहीं जा सकता है क्योंकि लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। दिन भर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते रहते हैं, पूजा अर्चना होती है। सोमवार जहाँ शिवलिंग की जब पूजा हुई है उससे पहले महाकाल का रूप शिवलिंग को दिया गया और देखिए महाकाल के रूप में शिवलिंग का श्रृंगार कितना मनमोहित है। महाआरती भी की गई सोमवार के दिन। मंगलवार को इस मंदिर में 46 साल के बाद हनुमान जी को लंगोट चढ़ाई गई। मंदिर की पूरी गली जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रही है। लंगोट चढ़ाने के बाद विधिवत हनुमान जी की आरती की गई है और मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है, तो ऐसे में कल बहुत ही खास यहाँ आरती हुई। मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे जिन्होंने भजन कीर्तन किया।
बढ़ते हैं आगे, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की अब बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। ग्रेटर नोएडा का AQI 436 तक पहुंच चुका है, तो ये सबसे खराब श्रेणी आंकी जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो कि 436 है ग्रेटर नोएडा का। इसके अलावा ये जान लीजिए आप कि दिल्ली में भी इस समय हवा जहरीली हो रखी है, कई इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप 4, जिसका चौथा चरण जो है वो लागू कर दिया गया है। उधर नोएडा से आपको बताएं, बड़ी खबर आ रही है जहां पर सेक्टर 70 के एक प्ले स्कूल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिडन कैमरा स्कूल के अंदर, हिडन कैमरा वॉशरूम में लगे हुए बल्ब के होल्डर में छिपाया गया था। स्पाई कैमरा पर जब टीचर की नजर पड़ी तो उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में प्ले स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि स्कूल की एक टीचर ने पुलिस को बताया था कि 10 दिसंबर को स्कूल में बने हुए टॉयलेट में वो गई और इसी दौरान उनकी नज़र शौचालय में लगे हुए बल्ब के होल्डर पर पड़ गई। होल्डर में कुछ लाइट आती हुई दिखी उन्हें शक हुआ कि कहीं ये कैमरा तो नहीं है। इसके बाद उन्होंने स्कूल के गार्ड को बुलाकर चेक करवाया तो होल्डर में एक स्पाई कैमरा ही छिपा हुआ था। उन्होंने इसकी जानकारी स्कूल के डायरेक्टर नवनीश और कोऑर्डिनेटर को दे दी है। आरोप है कि दोनों लोगों ने इस पर ना तो कोई कार्रवाई कराई है अब तक और ना ही कोई जवाब दिया है। दोबारा से फिर स्पाई कैमरा होल्डर मिलने पर उन्होंने इसे सिक्योरिटी गार्ड से निकलवाया और अपने साथ ले आई। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कैमरा डायरेक्टर ने ही लगवाया था। इस बीच आपको बताएं कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते आगे, हरदोई की खबर जानिए जहां पर देर रात अचानक से राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता महिला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंच गई। जहां महिला अस्पताल का गेट ना खुलने पर वो गुस्से में आ गई, आक्रोशित हो गई। पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया, लेकिन महिला अस्पताल का गेट नहीं खुला तो उन्होंने चेतावनी दी डाली और कहा कि अगर अगली बार गेट ना खुला तो अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ जाओ। ये इस तरह की चीजें गार्ड्स रहते हैं, दिन में गार्ड्स कम है, गार्ड्स की डिमांड करी गई है। अभी भी मैं गेट नहीं खुला था तो पीछे से आई हूँ खुद ही, लेकिन अभी यहाँ बताई हूँ कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था जो भी थोड़ा खराब है उसको बेहतर करने के लिए, और मैं बराबर आती रहूँगी। हर महीने में एक बार मेरा जनसमय यहाँ लगेगा, बेहतर करने के लिए कोशिश करूँगी। जनपद की आधी आबादी आपसे क्या अपेक्षा करे कि ये गेट खुलेगा या नहीं? नहीं, गेट बिल्कुल खुलेगा। कब तक? अगले में खुल जाएगा, देख लीजिएगा, जब हम आएंगे अगले में खुलेगा गेट। और आइए बढ़ते हैं आगे, बिजनौर की खबर आपको बताते हैं जहां पर एक्टर मुश्ताक के अपहरण का मामला, पुलिस ने इस पर फरार आरोपी शिवा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं। एक्टर मुश्ताक खान का अपहरण हुआ था। हमीरपुर से खबर जहां पर खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव पर शिकंजा कसा है। लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पिछले 5 साल से अब तक की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। खनिज अधिकारी समेत परिजनों की आय से अधिक संपत्ति की अब जांच होगी। 10 जनवरी तक खनिज अधिकारी को संपूर्ण रिपोर्ट जो अब तक रिकॉर्ड में दर्ज की गई है वो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। खबर बिजनौर से है जहां पर नगीना थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल हर गांव में जब टीम एक किसान के खेत में 132 केवी विद्युत टावर लगाने पहुंची तो विरोध शुरू हो गया। विरोध के दौरान किसान के बेटे ने खुद पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की है, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे समय पर बचा लिया। हरगांव चंदन के किसान मूलचंद के खेत में पिछले 3 साल से बिजली विभाग 132 केवी का विद्युत टावर लगाने की कोशिश कर रहा है। बिजली के निजीकरण, महंगाई और बेरोजगारी और कानून व्यवस्था,
इन मुद्दों पर यूपी कांग्रेस आज लखनऊ में विधानसभा घेराव करने जा रही है। बड़े प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस की, लिहाजा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश राय ने अपने दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग का जायजा लिया और हर हाल में विधानसभा को घेरने का दावा किया। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। आज उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने की तैयारी है जगह जगह पर कांग्रेस की। लखनऊ के साथ साथ यहां पर अन्य जिलों में भी प्रशासन लेकिन अलर्ट मोड पर है। लखनऊ जाने की तैयारी में बैठे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया जा रहा है। कानपुर में कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। सोनभद्र में भी कई कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। सोनभद्र में बस से लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। साथ ही महाकुंभ पर भी विशेष चर्चा होनी है। अनुपूरक बजट पेश किया गया है जिस पर अब चर्चा की जानी है। इन सब के अलावा आपको बता देते हैं कि सीएम योगी महाकुंभ पर अपनी बात रखेंगे। सोमवार से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया, लिहाजा आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। यूपी विधानसभा में 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। एक तरफ सरकार ने इसे विकास के लिए जरूरी बताया तो वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए कि सरकार पुराना बजट खर्च नहीं कर पाई तो नए बजट की जरूरत क्यों। सदन में सीएम योगी ने जहां विपक्ष पर जमकर हमला बोला तो प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के 5600 से ज्यादा युवा इजरायल में फ्री में रहने खाने के साथ अच्छी तनख्वाह पर रहे हैं। प्रियंका गांधी को यह भी जानना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट का आकार 17,865 करोड़ का है। इसमें करीब 790 करोड़ के नए प्रस्ताव भी शामिल हैं। ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा अनुपूरक बजट है। सरकार का कहना है कि उनके लिए विकास का एजेंडा सबसे पहले है। सरकार आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर ही सप्लीमेंट्री बजट लाती है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप हम अपना बजट बनाते हैं और कई काम ऐसे हैं जिसको पूर्ति के लिए हमको सप्लीमेंट्री की आवश्यकता है। बजट को लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार पिछला बजट ठीक से खर्च नहीं कर पाई और फिर से अनुपूरक बजट ला रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना और सरकार का काम है विकास के काम करना। सरकार के विकास के काम जारी रहेंगे। पहले बजट में से कितने प्रतिशत आपने खर्च कर दिया। दूसरा ये भी पूछिएगा कि 2023-24 का बजट में कितना पैसा भी बकाया है। अभी 2023-24 का बजट ये लोग खर्च नहीं कर पाए। विपक्ष का काम है विरोध करना और सरकार का काम है विकास करना। तो विरोध करने का काम वो कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन विकास का काम विरोध करने के कारण रुकने वाला नहीं है। विधानसभा में सीएम योगी ने आज फिर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। संसद में प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी। हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। यूपी के 5,600 से ज्यादा युवा इजराइल में फ्री में रहने खाने के साथ अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। प्रियंका गांधी आज नए हैंडबैग के साथ संसद भवन पहुंची। आज उनके हैंडबैग पर बांग्लादेश से जुड़ा संदेश लिखा था। उनके बैग पर लिखा था बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों।
इससे पहले कल प्रियंका गांधी जो हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी, उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा था, जिस पर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अजय राय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है। विधानसभा घेराव का ऐलान इन्होंने किया है। और देखिए, आज ना सिर्फ अजय राय बल्कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता जो हैं, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। विधानसभा का घेराव करने के लिए जो तैयारी की गई है, रणनीति कांग्रेस की तरफ से, आज उसके ऊपर रोक लगाने के लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हाउस अरेस्ट हो चुके हैं इस समय अजय राय। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संकेत मिश्रा, और जानकारी देंगे। संकेत, ये तो होना ही था, हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, इस पर और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान आज के दिन किया था कि विधानसभा का घेराव करेंगे, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हुई और पुलिस ने कल जिस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनको नोटिस दिया और घर पर ही रहने की हिदायत दी और कांग्रेस कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। और जो बड़े नेता हैं वो हाउस अरेस्ट हैं, उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय हो या फिर अजय सिंह लल्लू हो या फिर आराधना मिश्रा मोना हो, इन सभी को, चाहे वो वांसु अवस्थी हो, ऐसे तमाम कांग्रेस के जो नेताओं को जो जिनसे ये उम्मीद थी कि वो प्रदर्शन करने के लिए आज आ सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं प्रदर्शन का, ऐसे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनको कल ही पुलिस ने नोटिस थमा दी थी, घर पहुंचकर नोटिस बाकायदा पुलिस ने दी थी, स्थानीय पुलिस ने, और उन सभी नेताओं को घरों में रहने की हिदायत दी है बाकायदा नोटिस देकर, और पुलिस भी उनके घरों के आगे तैनात कर दी गई है। यही नहीं, राजधानी की जो अलग अलग सीमाएं हैं, संकेत पहले संभल जाने की भी तैयारी कर रखी थी अजय राय ने, तब भी उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, और अब आप विधानसभा का घेराव करने का जो ऐलान उन्होंने किया है, उनकी पार्टी की तरफ से किया गया है, उस पर वो हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। कोई जानकारी आप तक या फिर आपके सोर्सेज की तरफ से उन तक किसी ने बात की हो, उनसे किसी ने जाना हो कि आगे अब वो क्या करने वाले हैं, उनकी पार्टी क्या करने वाली है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सीधे ही कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि उनके कुछ नेता वहां तक पहुंचे, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस की पूरी कोशिश है कि उनको रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए संकेत मिश्रा। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश किया जा चुका है। देखिए, बहुमत के साथ सबको इसको स्वीकार भी करना पड़ गया, लेकिन विपक्ष को वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं भाया है। सदन में विपक्ष ने बिल को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद बिल को सलाह मशवरा के लिए अब जेपीसी में भेजा गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं लोग, देखिए इस पर रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन है स्वीकार। सरकार को बहुमत, बिल का बेड़ा पार। सदन में चर्चा जोरदार, सरकार है तैयार। दो 2029 में होगा ऐतिहासिक बदलाव। क्या देश एक बार फिर से ऐतिहासिक बदलाव की तस्वीर देखने जा रहा है? 1967 के बाद क्या फिर से देश में होने वाले सभी चुनाव एक साथ होंगे? तो जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आज सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव बिल पेश किया। Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का सदन में विपक्ष ने जमकर विरोध किया और बिल को असंवैधानिक करार दिया। कानून, संविधान और नागरिकों के
वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। In conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir.